So, good morning, everyone. Now we are going to start another lecture, which is eating disorder, one of the commonly encountered disorders which you can see, but not that people are not that much aware about it. Okay, so we are going to cover certain aspects of eating disorder, not all, but certain aspects of eating disorder in today's lecture. So, I'm Dr. Ritika Singh. I'm senior resident in the Department of Psychiatry. We'll be covering the lecture under the following heading. We'll have the introductory part, epidemiology, etiology. Then we'll have detailed information on anorexia nervosa. And briefly, we'll see bulimia nervosa and binge eating disorder. So when we talk about eating disorder, so this is one of the very serious mental health condition because इसमें आपकी physical health बहुत ज़्यादा compromise होती है, ठीक है? And people are most of the time not aware or stay neglected regarding the same. Now it is characterized by abnormal eating behavior, distorted body image and an excessive focus on weight and shape. तो बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन जो होता है, एक जो नेगेटिव बॉडी सेल्फ इमेज होती है, इसका ये मेन फोकस होता है, ठीक है? पेशेंट का बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फोकस रहता है अपने बॉडी को लेके, अपने वेट को लेके, ठीक है? सो दीज डिसऑर्डर्स आर नॉट सिंपली अबाउट फूड, but they often stem from deep seated emotional, psychological and social issues. हमेशा ये नहीं होता है कि भैया खाना नहीं खाना है, खाना कम खाने की वजह अपने आप को लेके जो नेगेटिव सेल्फ वर्थ है या बॉडी को लेके जो नेगेटिव इमेज है वो किसी ना किसी और डीप रूटेड साइकोलॉजिकल या इमोशनल कंपोनेंट की वजह से हो सकती है. सो मोस्ट कॉमन टाइप आपके जो होते हैं वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. These disorders often emerge during adolescence and disproportionately affect women, although they can occur in people of all genders and ages. Commonly, जो आपके teenagers या early young female होती है उसमें देखने को मिलता है, लेकिन आपके इससे young age में भी और elderlies में भी और males में भी देखने को मिलता है, ठीक है? बस proportion females में, young females में comparatively ज़्यादा होता है. Despite their severity, eating disorders are often misunderstood and stigmatized, leading many individuals to suffer in silence. Now, they can impact your physical health और उसके अलावा भी आपका पेशेंट का इंडिविजुअल्स इमोशनल वेलबींग, देयर रिलेशनशिप, देयर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? इट इज नॉट जस्ट कि खाना कम खा रहे हैं, वेट कम हो रहा है. ओवरऑल जो ये कम खाना कम खा रहे हैं या जो कोई भी इमोशनल सीटेड जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में देखते हैं, ठीक है? If left untreated, eating disorders have one of the highest mortality rates among mental health condition, particularly anorexia nervosa. अगर आप इन्हें ट्रीट नहीं करोगे तो जितने भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है वो आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं, स्पेशली एनोरेक्सिया नर्वोसा. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ICD-10 ने इसको अपना जो नंबर दिया वो F50 है, तो उसी के अंडर कुछ कुछ चीज़ें हैं. एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, जो टिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है. फिर है एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा, नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा, एटिपिकल बुलिमिया. देन आपके कुछ कुछ है जैसे ओवर ईटिंग एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, अदर ईटिंग डिसऑर्डर एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स अनस्पेसिफाइड. तो ये तो हो गया आपका ICD-10 का. जो DSM-5 है उन्होंने बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को भी क्वालिफाई किया है ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में. ICD-10 ने उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ICD-11 में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर आता है, ठीक है? ये क्या है, विल सी अबाउट इट. तो एक बस मोटा मोटा कंपैरिजन DSM-5 का ईटिंग डिसऑर्डर्स का है इसमें. नाउ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए, अगर आप देखेंगे तो दे अफेक्ट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर, एथनिसिटी एंड बॉडी वेट. ओके, NIM के अकॉर्डिंग आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें देखिए सीवियरली रेस्ट्रिक्टिंग फूड, बुलिमिया में आपका कंपनसेट, खाने के बाद कंपनसेट करता है इंसान कि कैसे जो खाया है उसको डाइजेस्ट किया जाए, उसको निकाला जाए. और बिंज में लूजिंग द कंट्रोल ऑफ ईटिंग, ठीक है? एपिडेमियोलॉजी से देखते हैं, जैसे मैंने बोला इट अफेक्ट्स, वैसे तो बोथ द जेंडर्स आर कॉमनली अफेक्टेड बट फीमेल्स आर मोर कॉमन, ठीक है? एडोलेसेंट एंड यंगर एज ग्रुप आर मोर commonly affected. However, in cases they are younger children and older adults are also seen.
हिस्टोरिकली देखते हैं तो दे वर मोर प्रिवेलेंट इन वेस्टर्न सोसाइटी, स्पेशली जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेनस एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जैसे कि जो बैलेरिना डांसर्स होती हैं या फिर जो जिमनास्टिक्स गर्ल होती थी, एक सोशल नॉर्म होता था उनको कि उस पर्टिकुलर बॉडी वेट के अंदर फिट होना है, या फिर मॉडल्स हो गए आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो इनमें ज्यादा कॉमनली देखा जाता था वेस्टर्न कल्चर्स में। बट अभी जो रिसर्च हुई है इट इज प्रिवेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो अगर हम एनोरेक्सिया की बात करें तो इट इज लाइफ टाइम प्रिवेलेंस इज 0.9% इन वुमेन एंड 0.3% इन मेन, वेयर एज बुलीमिया में आपका 1.5 to 0.5 है। और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो कॉमन है वो मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट कॉमन प्रिवेलेंस है, और ओवरऑल उसका प्रिवेलेंस 2.8% है, जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। नाउ अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मोर्टेलिटी रेट भी आपका जो ये ईटिंग डिसऑर्डर से अगर ट्रीट नहीं किए जाए सबसे ज्यादा इनमें होता है, particularly anorexia nervosa with an estimate of 5 to 10% mortality rate within 10 years of diagnosis. अब इटियोलॉजी पे आते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं आपके जो भी ईटिंग डिसऑर्डर है। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। स्पेशली जो परफेक्शनिज्म होता है कि मुझे एक परफेक्ट बॉडी टाइप चाहिए, कि परफेक्शनिज्म बैलेरिना डांसर जैसे मैंने बोला या जिमनास्ट होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर तरीके से चीजें चाहिए होती है, तो इनकी ये जो चीजें होती है ये आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होती है ईटिंग डिसऑर्डर्स में। लो सेल्फ एस्टीम, ऑब्सेसिव कंपल्सिवनेस and high level of self-criticism are common among those with anorexia nervosa. Impulsivity and emotional dysregulations are associated with bulimia and binge eating. Binge eating especially आपका impulsive की तरह कि भैया कंट्रोल ही नहीं हो रही है वो impulse खाने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है ईटिंग बिहेवियर में सर्व एज कोपिंग मैकेनिज्म फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस। बहुत बार जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत परेशान होते हो, तो खाना खा लेते हो या कुछ खाना ही खाना छोड़ देते हो, तो दिस इज ऑल्सो दे कैन को अकर विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है बॉडी डिससेटिस्फेक्शन एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। Many individuals with eating disorder perceive themselves as overweight despite they being underweight or normal body weight. तो ये होता है कि शीशे में, जैसे आपको इमेज भी दिखाई थी वजह इससे पहले, इंसान को शीशे में अपने आप को ज्यादा वेट का देखा जबकि वो इन जनरल अंडरवेट है। तो ये जो सेल्फ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज का जो रूल बन गया है माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है ईटिंग डिसऑर्डर के लिए। These distortions are deeply ingrained and resistant to change without therapeutic interventions. Then biological factors भी है कि कुछ hereditary components भी होते हैं। फैमिली स्टडी एंड ट्विन स्टडीज हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि चांसेस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर जिनकी फैमिली में जिस किसी को हुआ है, ट्विन स्टडीज में जिस किसी को ट्विन को हुआ है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। First degree relatives of individual with anorexia nervosa or bulimia nervosa have significantly increased risk. Then there are certain hormones, certain जो भी केमिकल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में, जैसे कि लेप्टिन, ग्रेलिन, कॉर्टिसोल्स, इनका लेवल डिस्ट्रप्टेड पाया गया है इन ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगेन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली सेरोटोनिन और डोपामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। एंड नॉन एपिनेफ्रिन आपका इम्पल्सिविटी के साथ एसोसिएटेड हो गया है। फंक्शनल एमआरआई स्टडीज भी शो करते हैं कि ब्रेन के कुछ रीजन, स्पेशली आपका जो इमोशनल ब्रेन है, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस वाला, उसके जो एरिया है और आपका वो इन्वॉल्व होते हैं, और सर्टेन रिवॉर्ड प्रोसेसिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड बॉडी इमेज परसेप्शन के लिए जो ब्रेन एरिया इन्वॉल्व है उनका डिसरेगुलेशन होता है। नेक्स्ट आपका सोशो कल्चरल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सोसाइटियल नॉर्म है कि भैया इसी बॉडी टाइप में एक मेल या फीमेल को होना चाहिए, ठीक है। constant exposure to thin and muscular idea through media, advertisement and social platform can promote unrealistic body expectation. एक होता है फिट्सपिरेशन, जैसे कि इंस्पिरेशन से फिट्सपिरेशन, कि आपको डाइट कल्चर है जहाँ पे भैया मुझे इतना ही अमाउंट ऑफ खाना खाना है, इतनी सारी एक्सरसाइज करनी है कि मुझे फिट है। तो जो बीइंग फिट का जो क्राइटेरिया अब जो बीइंग लीन और बीइंग अनहेल्दी की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर में। अदर थिंग है बुलिंग वगैरह जो होती है, एडोलेसेंस और जो यंग एडल्ट होते हैं उनको वेट के लिए टारगेट भी किया जा सकता है। दे आर मोर वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, टीजिंग, वल्नरेबल टू पीयर इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग बुलिंग और टीजिंग रिलेटेड टू वेट। सो यू कैन सी ईटिंग डिसऑर्डर अगेन बायोलॉजिकल, जेनेटिक एंड हिस्ट्री ऑफ अगर फैमिली में है। सोशल आपका एक्सपीरियंस ऑफ वेट, स्टिग्मा एंड ट्रॉमा।
psychological body dissatisfaction, low of self-esteem, predisposition to experiencing negative emotions or anxiety. All right. अभी हम पढ़ेंगे अब एनोरेक्सिया नर्वोसा. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखें. ठीक है. Anorexia nervosa is a serious psychological and eating disorder characterized by self-induced weight loss and intense fear of gaining weight and distorted body image. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी ICD-10 के, वो हम एक इमेज में देखेंगे. तो मोटा मोटा आपको ये देखना है, ये बॉडी, ये ईटिंग डिसऑर्डर का वो वाला पार्ट है जहाँ पे एक तो सीरियस साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है इंसान कि आप एक तो खाना भी कम खाएगा, दूसरा आपका सेल्फ इंड्यूस चीजें करेगा जिससे कि वेट कम हो जाए. ठीक है. और बहुत ज्यादा फेयरफुल होगा. इवन 0.5 kg वेट भी बढ़ेगा या 0.25 kg वेट भी बढ़ेगा इंसान का, तो पेशेंट विल बी वेरी फेयरफुल ऑफ दैट. वो मॉर्बिड हो जाएगा, उसके लिए वो इमोशनल डिसरेगुलेशन की काम तरफ करेगा, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी चीज घटना घट गई है. इन जनरल अगर आपका 500 ग्राम या 250 ग्राम वेट बढ़ता है तो यू डोंट केयर. ठीक है. बट ये पेशेंट रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और अपने थोड़ा सा भी वेट बढ़ेगा तो दैट वुड बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर देम. डिस्पाइट बीइंग अंडरवेट, individual with anorexia nervosa perceive themselves as overweight and go to external length to control body weight and shape. ठीक है. तो जो ये ICD-10 की कुछ कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये अच्छे से देख लीजिए. ठीक है. शॉर्ट में लिखी गई है इसमें. डेफिनेट डायग्नोसिस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जो BMI है, दैट इज लेस देन 17.5. body weight is maintained at least 15% below the expected or equivalence mass index or is 17.5 और less. ठीक है. जो आपका BMI कैलकुलेट करते हैं, ये इसको देख लीजिए. क्वेटलेट बॉडी मास इंडेक्स होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. ऐसे आपका बॉडी BMI कैलकुलेट करना है. और अगर 14 या उससे कम है तो एडमिशन तो करना ही करना है. Also failure to make expected weight gain during growth period in prepubertal children. ठीक है. बच्चों की बात अगर हम करें तो उनमें अगर जो एक ग्रोथ चार्ट अगर देखा होगा आपने, पीडिया में पढ़ा होगा, तो उसमें बच्चे एक पर्टिकुलर तरीके से वेट गेन करते हैं, तो वो जो ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग वेट नहीं गेन कर पा रहे हैं अगर प्रीप्यूबर्टल बच्चे हैं. नेक्स्ट, वेट लॉस इज सेल्फ इंड्यूस्ड एंड मे इंक्लूड सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, purging, excessive exercise and use of appetite suppressant और diuretics. वेट कम करने के लिए तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, या थोड़ा सा ही खा के उल्टी कर लेगा, अपने आप को पर्च करेगा कि वॉमिटिंग हो जाए, या फिर बहुत बार पेशेंट वो लेते हैं जो क्या बोलते हैं डायूटिक्स से, तो क्या बोलते हैं आपकी यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, आप जिससे कि स्टूल आउटपुट बढ़ जाए. ठीक है. जैसे कि आपका लैक्टुलोज हो गया, इसबगोल हो गया, ये सब चीजें भी पेशेंट लेके जिससे कि स्टूल आउटपुट बढ़े, वेट कम हो. तो पीपल गो टू एक्सटेंसिव स्टेट. अगर आप किसी एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट को देखोगे, यू विल सी, आपको समझ में आएगा कि कैकेक्सिक पेशेंट है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं, वेट बहुत कम है और वेट कम करने के लिए बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट डाल रहा है. तो इन पेशेंट में ये तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया कि फिजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं. उनकी विटामिन की डेफिशिएंसीज, मिनरल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल डेफिशिएंसीज, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, सब पॉसिबल हो जाता है. तो इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है. अगर आपने आसपास ऐसे पेशेंट देखते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इनको कैसे, इतनी जल्दी इनको हेल्प की नीड है. ठीक है. तीसरा है जो हमने देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन एंड ड्रेड ऑफ फैटनेस एज एन इंट्रूसिव ओवरवैल्यूड आइडियाज. नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड एंडोक्राइन डिसऑर्डर. ठीक है. आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, स्पेशली फीमेल में एमिनोरिया बहुत कॉमन होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो पेशेंट्स होती है. ठीक है. इन मेन लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड पोटेंसी. एंड आपका अगर प्यूबर्टल में है तो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे. ठीक है. या तो वो डिले हो जाएंगे या फिर वो अरेस्ट हो जाएंगे. ठीक. ये आपके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ICD-10 के अकॉर्डिंग. अब कुछ कुछ हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं. पहले तो हम साइकोलॉजिकल और बिहेवियर फीचर्स देखेंगे. जो हमने सबसे पहला चीज है कि इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन डिस्पाइट बीइंग अंडरवेट, प्रीऑक्यूपेशन विद कैलोरीज की फूड कैसे खाना है, डाइटिंग एंड बॉडी इमेज, रिजिड मेंटल रिचुअल्स, यानी कि कुछ कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि इतना बड़ा पोर्शन मैं खा ही नहीं पाऊंगी, मैं इसको 4 पोर्शन में करूंगी, उसका एक ही पोर्शन खाऊंगी. ठीक है ना. कटिंग फूड इनटू टाइनी पीसेस, डिनायल ऑफ सिवियरिटी ऑफ बॉडी वेट, उनका कम पतला होने के बाद भी नहीं, मैं तो अभी भी ओवरवेट हूँ. ठीक है. सोशल विड्रॉल, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन
एंड कंपल्सिव एक्सरसाइज। गेटिंग एग्रेसिव अगर कोई उनको खाने को फोर्स करेगा या कुछ कह भी देगा, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आता है फिजिकल साइन एंड सिम्टम, जो आपको देख के पता चलेगा, ठीक है। एक तो एमेंसिएटेड, एकदम कैक्सिक होगा पेशेंट, आपको पता चलेगा कि इसका मसल लेंथ नहीं है, बॉडी फैट तो है ही नहीं, ठीक है। एक्सट्रीम वेट लॉस, एमेंसिएशन, body mass index is typically below 17.5, sorry it is not 18.5, it is 17.5, amenorrhea, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, पल्स बहुत कम होगी, हाइपोटेंशन, कोल्ड कॉल में एक्सट्रीमिटीज हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। डिसइलेक्ट्रोलीमिया देखने को मिलता है, ड्राई स्किन होगी या फिर स्किन के ऊपर कुछ कुछ लुनागो बोलते हैं, हेयर्स जैसे आ जाएंगे, नेल्स और हेयर में थिनिंग, हेयर फॉल ज्यादा होगा, आपको फेस में जो शाइन होती है नॉर्मल वो नहीं दिखाई देगी, और पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा, फैटीक होगा, डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। सो सम साइन ऑफ, जैसे कि पिक्चर डिपिक्ट कर रही है, पेशेंट को इमेज में मिरर में अपना वेट ज्यादा लग रहा है जबकि पेशेंट इज क्वाइट थिन, distorted self image, intense fear of gaining weight, restricted food intake, exercise, social withdrawal, vomiting, fatigue, dizziness and fainting। नेक्स्ट के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम एंड कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। आपके सारे के सारे ऑर्गन, कार्डियोवेस्कुलर, आपका हाइपोटेंशन, एरिथमिया, हार्ट फेलियर तक जा सकता है, ठीक है। एंडोक्राइन में इनफर्टिलिटी, फीमेल्स में एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू लो ईस्ट्रोजन, बोन की हेल्थ डिग्रेड हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डिलेड एम्पटिंग, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस रहेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पोटेशियम और सोडियम डिसबैलेंस होगा तो आपके सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, पोटेशियम की वजह से हार्ट के कॉम्प्लिकेशन आएंगे, सोडियम की वजह से आपके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। हेमेटोलॉजिकल में अनीमिया हो सकता है, पैनसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सभी चीज देखने को मिल सकती है। ब्रेन एट्रोफी एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शंस भी देखने को मिलता है। among the mortality की हमने ऑलरेडी देख लिया, they are among the highest of the psychiatric disorder, death often result from cardiac arrest, from suicide or severe malnutrition, all right। then psychiatric comorbidities क्या हो सकती हैं इसमें? डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बीडीडी यानी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट पे आ जाओ, ठीक है। हिस्ट्री में क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे पेशेंट का, तो डिटेल हिस्ट्री आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगी कि वेट लॉस की हिस्ट्री कब से हुई, कब से सिम्टम्स आए, डाइट रेस्ट्रिक्शन कितना है, रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग, फियर ऑफ वेट गेन, एमिनोरिया की कंप्लेन, फटीग की कंप्लेन, बोनी पेन तो नहीं है, कैलोरी इनटेक, फूड रेस्ट्रिक्शन, फूड रिचुअल्स कितने हैं, एक्सरसाइज का कंपल्सिव एक्सरसाइज पैटर्न तो नहीं है, पर्जिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में एमिनोरिया, रेगुलर साइकिल, बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन, कोई साइकाइट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है पास में, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है सिमिलर ईटिंग डिसऑर्डर्स की। नेक्स्ट आएंगे आप फिजिकल एग्जामिनेशन विच इज द वाइटल इन ईटिंग डिसऑर्डर के केसेस में, ठीक है। यू विल हैव टू फोकस ऑन द साइंस ऑफ माइल न्यूट्रिशन एंड मेडिकल इंस्टेबिलिटी। वाइटल्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको पल्स कम मिलेगी, बीपी कम मिलेगा, हाइपोथर्मिया मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा। एंथ्रोपोमेट्री देखोगे तो आपका बीएमआई 17.5 18 उससे कम होगा, ठीक है ना। ग्रोथ चार्ट देखोगे प्री प्यूबर्टल में आपको तो उनका ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। जर्नल अपीयरेंस पेशेंट को देख के पता चलेगा, बहुत एकदम गड्ढे में गई हुई आंखें हैं, स्किन एकदम आपको पेल मिल रही है, ठंडी स्किन है। कार्डियोवेस्कुलर में आपको मरमर मिलने के चांसेस रह सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बहुत डिमिनिश हो सकता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है, लेटे लेटे कभी जबरदस्ती किसी ने खिला दिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगा, आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हाइपोरिफ्लेक्सिया देखने को मिल सकता है। जीआई में डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, मस्कुलोस्केलेटल में मसल वेस्टिंग, लॉस ऑफ फैट, जॉइंट पेन, ओरल इरोजन हो सकता है, डेंटल इरोजन, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, हेयर लॉस, बिटर नेल्स एंड हेयर, ठीक है। दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन जो हमने अभी बात करी है। एमएससी में आप जर्नल अपीयरेंस बिहेवियर में जैसे हमने पहले पढ़ा कि थिन बिल्ट होगा, ठीक है, विजिबल बोन्स और वीक लुक, they may have fine hair called lunago on their body, they may lose or layered, जो कपड़े देखेंगे तो पता चलेगा एकदम ढीले से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। पेशेंट ज्यादातर या तो इरिटेबल होता है मूड उसका पेशेंट का, या फिर डिप्रेस मूड होता है। थॉट कंटेंट में प्री ऑक्यूपेशन होगा बॉडी वेट को लेकर, ठीक है। पॉसिबली बहुत बार ऐसे पेशेंट को अपने वेट इतना डिससेटिस्फेक्शन होता है, सुसाइडल हार्म या आइडिएशन या सेल्फ हार्म आइडियाज भी हो सकता है, यू हैव टू रूल आउट दिस थिंग इन दैट।
कॉग्निशन में वैसे बोला कि आपका डिक्रीज कॉग्निशन, डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज, इनसाइड जजमेंट टिपिकली बहुत पुअर होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में, तो इसमें आपको फिजिकल, एकदम फिजिकल इलनेस की तरह ही सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। सीबीसी में देखोगे एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, इलेक्ट्रोलाइट्स कराओगे। आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन लेवल में डिसफंक्शन मिलेगा। डिसइलेक्ट्रोलीमिया हमने देख लिया ऑलरेडी, सॉरी दिस इज अगेन रिपीटेड। एलएफटीज डिरेंज्ड होंगे। थायराइड, कॉर्टिसोल, एलएच, एफएसएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब हार्मोन्स में भी आपका डिसफंक्शन होगा। ब्लड ग्लूकोज लो हो सकता है, ठीक है। ईसीजी में आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी कम होगी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। आपको इतना ज्यादा पेशेंट अपने आप को स्टार्व कर सकता है कि यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलने को मिल सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, विटामिन बी12 और डी3 के लेवल्स कम हो सकते हैं, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट की बात करिए, बीएमआई 15 या 14 या उससे कम है, अगर आईसीडी की बात करें, वैसे अगर हम फिजिकली बात करें तो 15 से कम है तो एडमिशन करना है। आपको क्या क्या इंडिकेशन है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सिवियर हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, रिस्क ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग क्या होता है, अगर आपने वेट गेन कराने के लिए फटाफट खाना खिलाना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो और डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। फिर मेडिकली स्टेबलाइज करना है सबसे पहले तो पेशेंट को, मॉनिटर करोगे वाइटल्स, बीपी पल्स नॉर्मल लेके आओगे, आईवी फिक्स की जरूरत है तो वो दोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है, स्पेशली पोटेशियम सोडियम की जरूरत है तो वो दोगे, विटामिन जो डेफिशिएंट है उनकी सप्लीमेंट चाहिए आपको, ठीक है। ट्रीट इश्यूज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन और कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड मील प्लान होना चाहिए, एक साथ सब नहीं खिलाना है। ऐसे पेशेंट्स को धीरे धीरे कैलोरी इनटेक बढ़ाना होता है रीफीडिंग सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए। सुपरविजन ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, इन्वॉल्व डाइटिशियन फॉर इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट। ये भी देखना है कि भैया पेशेंट खा के उल्टी तो नहीं करने चले जा रहा है, तो धीरे धीरे इन सब चीजों को यूज करना है। फार्माकोथेरेपी की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, लेकिन एसएसआरआईज, एंटी डिप्रेसेंट का रोल देखा गया है, जो कि ऑब्सेसिव थिंकिंग है उसको कम करने के लिए, डिप्रेस मूड है उसको कम करने के लिए, और एंटी साइकोटिक्स में ओलैंजापिन का रोल देखा गया है, तो एंजाइटी कम करती है और थोड़ा एपेटाइट बढ़ाती है, ठीक है। तो लो डोज ओलैंजापिन आपका मॉडरेट वेट गेन करा सकती है पेशेंट का। अब आगे साइकोथेरेपीज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉग्निटिव सीबीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा में। ये आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस रिलेटेड टू फूड या बॉडी इमेज है उसको चैलेंज करेगा, कोई डीप सीटेड कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसको लेके आएगा। एंड इट विल एनकरेज ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फियर्ड फूड, हेल्प्स इन बिल्डिंग कोपिंग टू डील विद एंजाइटी, बॉडी डिससैटिस्फैक्शन एंड परफेक्शनिज्म। देन फैमिली बेस्ड थेरेपी, ये वेरी कॉमन, मॉड्सले मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर है, स्पेशली पेरेंट्स को अथॉरिटी दी जाती है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। इट एम्फसाइजेस नॉन ब्लेमिंग एटीट्यूड एंड एम्पावर्स फैमिली एज अ रिसोर्स, प्रमोट्स ओपन कम्युनिकेशन एंड फैमिली सपोर्ट। इट इज, इसमें आपका 3 फेजेस है, रीफीडिंग एंड वेट रेस्टोरेशन, ठीक है, जो कि पेशेंट के जो घर वाले हैं वो करेंगे। ग्रेजुअली रिटर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एडोलेसेंट, एक जो कि एक कंडेम्ड एडोलेसेंट था जो कुछ खा पी नहीं रहा था, अपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो वो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मैनेज करके, कोई साइकाइट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है, थेरेपी के वाया उसको मैनेज करके, मेडिसिन के वाया मैनेज करके एक नॉर्मल एडोलेसेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। Establishing a healthy adolescent identity, ठीक। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थेरेपी। इसमें क्या होता है, कोई इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, कोई अब डीप रिटेड ट्रॉमा तो नहीं है जिसकी वजह से फूड की तरफ एकदम पेशेंट का मन उठ गया है, तो ये सब चीजें वो करेगा। एम टू रिजॉल्व इनर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू फूड रेस्ट्रिक्शन और बॉडीली कंट्रोल, investigates early relationships, self-esteem issues and identity conflicts, helps build insight into emotional needs and motivation। फिर इंटरपर्सनल थेरेपी, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जैसे जो हम सब्सटेंस में यूज करते हैं इसमें भी यूज कर सकते हैं टू कीप पेशेंट मोटिवेटेड टू हैव अ हेल्दी डाइट। अभी कुछ मैकेनिज्म बेस्ड बिहेवियर थेरेपी है, बस नाम देख लो। आपका एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जैसे ओसीडी में हम पढ़ते थे वैसे ही एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ भी देखा गया है। आप इसमें क्या बोलते हैं कि पेशेंट को एक्सपोज करोगे जो भी फियर्ड फूड है उसके लिए, जो कि बट दे आर हेल्दी टू हिम,
और उसका जो रिस्पॉन्स है, डरने वाला रिस्पॉन्स या कंपल्सिव नॉन ईटिंग वाला, उसको प्रिवेंट करोगे। फिर है रेगुलेटिंग इमोशन एंड चेंजिंग हैबिट। ठीक है, फोकस ऑन ब्रेकिंग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स लाइक टीचिंग पेशेंट टू रिकॉग्नाइज ट्रिगर एंड इंटरप्ट ऑटोमेटिक बिहेवियर। ठीक है, फिर है कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी विच एम्स टू इम्प्रूव थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करता है। एंड डीबीटी अगर कोई सेल्फ हार्म या पर्सनैलिटी इश्यूज हैं पेशेंट में तो उस पर डील करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट्स में, कि एक रेगुलर मील पैटर्न, कि किस टाइम पे खाना है, ब्रेक लेके खाना है, एक साथ बिंजिंग नहीं करनी है, हेल्दी स्नैक्स बीच बीच में लेते रहना है, ईट बैलेंस मील, अवॉइड स्किपिंग मील्स एंड यू शुड इफ रिक्वायर्ड डाइटिशियन रखो। ठीक है, प्रमोट माइंडफुल ईटिंग, improve body and image and self esteem, डेवलप हेल्दी कोपिंग फॉर रिड्यूसिंग दी स्ट्रेस, कि फूड को लेकर अगर स्ट्रेस है खाने में ना उतार के जर्नलिंग कर दो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर लो, मेडिटेट कर लो, योगा कर लो। ठीक है, रेगुलेट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी बट इट शुड बी नॉन कंपल्सिव और इट शुड नॉट बी वेरी इंटेंस। स्लीप हाइजीन एंड एक सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो फैमिली का या थेरेपिस्ट का, एक सपोर्ट सिस्टम रखना है। डन। फटाफट बुलिमिया नर्वोसा देखते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है तो ये भी उसी का ही सब पार्ट। ठीक है, पेशेंट खाता है इसमें भी ईटिंग डिसऑर्डर में, लेकिन इसमें क्या होता है पेशेंट कंपनसेटरी उसको वॉमिट करना ही करना है। ठीक है, एक बार खाया, फटाफट खूब सारा खाया एक टाइम पे, उसी वक्त 5 मिनट बाद उसको वॉमिट कर दिया या खूब सारा लेक्सेटिव्स ले लिया या खूब सारी एक्सरसाइज कर लिया। It is a serious eating disorder which is characterized by cycle of eating followed by compensatory behavior. ठीक है, excessive exercise, fasting और misuse of laxative। तो इस इनका वेट एनोरेक्सिया जैसे पेशेंट की तरह नहीं होता है कम, इनका नॉर्मल या फिर हो सकता है कभी कभी बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग बढ़ जाए। ठीक है, इनका वेट उतना कम नहीं होता है। Individual feel a loss of controls during binge episode and later attempt to undo eating। ठीक है, binge types involve eating large amount of food within a short period of time। इसमें भी वही होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की प्रीऑक्यूपेशन, इसमें भी बॉडी शेप और वेट से है, फेयर ऑफ गेनिंग वेट एंड लो सेल्फ स्टीम एंड गिल्ट होता है। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट खाया फिर गिल्ट हो गया कि मैंने इतना क्यों खाया, फिर बॉडी वेट से कंसर्न हुआ फिर वॉमिटिंग कर दी। ठीक है, या फिर डाइट कंट्रोल पिल्स या डायरेटिक्स या लैक्सेटिव्स ले या फिर एक्सरसाइज करें। नाउ इसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी सिमिलर है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डेंटल इरोजन हो सकता है, swollen parotid glands, irregular menstrual cycle and digestive प्रॉब्लम। अगेन हेयर ऑल्सो आपका थेरेपी का और एसएसआरआईज का रोल देखने को मिला है। ओके, नाउ विल सी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, बिंज ईटिंग में क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग विदाउट कंपनसेटरी बिहेवियर। बुलिमिया में जो बिहेवियरल पैटर्न है वो हटा दो, इसमें बस एक पर्टिकुलर टाइम पर खूब सारा खाएगा। यहाँ पे बेसिकली इमोशनल डिसरेगुलेशन फूड के साथ होता है। ठीक है, किसी भी चीज को कंपनसेट करने के लिए खाना आपका चीज है। बिंज एपिसोड्स, बिंज ईटिंग में क्या होता है ना, बुलिमिया में तो खाने के बाद वॉमिटिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, इसमें वो कुछ नहीं करेगा। पेशेंट विल ईट, देयर वोंट बी एनी बॉडी इमेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस वो डिस्ट्रेस कम करने के लिए बिंज करता जाए। समझ में आया? Binge episodes involve eating more rapidly than normal and continuing even when not hungry. They feel distress and shame, but इसमें ये नहीं है कि compensatory behavior नहीं है। ठीक है, it is the most common eating disorder जो कि both gender को affect करता है। साइंस क्या है इसमें देखो, ईटिंग अंटिल कंप्लीटली फुल और उसके बाद भी खाते रहेंगे। फिर आपका क्या होगा कि ब्लड देखेंगे कि वेट फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा शेम गिल्ट होगा, डिस्ट्रेस होगा, बट कोई कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है, इट इज मच मोर सीरियस देन ओवर ईटिंग। इमोशन फैक्टर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफन लीड टू ट्रिगर्स। कोई भी इमोशनल ट्रिगर आ गया, कोई भी ऐसी चीज आ गई जो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कंपनसेटरी बिहेवियर ईटिंग करिए। ठीक है, people often are overweight or obese, increasing health risk like diabetes and hypertension ऐसे पेशेंट में होगा। इसके भी ट्रीटमेंट में आपका सीबीडी, इंटरपर्सनल थेरेपी और एक दवाई, बस नाम देख लो, लिस्डेक्सामेफेटामिन, देख कहते हैं कि बिंज ईटिंग में इसका रोल देखने को मिला। ठीक है, लाइफस्टाइल काउंसलिंग। So this is the only things which we are going to cover. To conclude, you all have seen eating disorders as serious mental health condition which involve unhealthy relationship with food, body image and weight. Now, most common type of anorexia nervosa, bulimia and binge eating, with each with distinct behavior and health risk. ठीक है, they affect all genders, especially female and young female को ज़्यादा commonly affect करते हैं.
There are all the factors, biological, psychological, social, and medical and psychological management both are important in this case. Okay, early diagnosis can prevent mortality and morbidity. Okay, with this we'll conclude. These are the references. Thank you so much.